class. Today I will discuss about the principle, introduction, principle, construction, working and theory of moving coil galvanometer. हम लोग जानते हैं कि this is the part of magnetic effect due to current and this is for class 12. ये class 12 के लिए है, ये हमारे सिलेबस में है और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होती हैं और इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी डील किया जाता है। एमसीक्यू के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग एम मीटर एंड वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। चलो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। जनरली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लेबोरेटरी में यूज होता है, हम लोग जानते हैं, और नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन करने में, जैसे मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, इस तरह के केसेस में हम लोग इनको यूज करते हैं। जैसा गैल्वेनोमीटर बोला जाता है कि मेनली इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इसका इंट्रोडक्शन है। आप इसको इसे लिख सकते हैं कि हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और एक्चुअली होता क्या है ये इस तरह का हम लोग को दिखाई देता है, ऊपर से एक मिरर जो हम लोग है और एक निडल होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 मार्किंग होता है, इधर 100 होता है, इधर 200 होता है, इधर 300 होता है, फिर इधर 100, इधर 200, इधर 300, ठीक है, मार्किंग होता है। और ये जो निडल है, ये जो हम अभी बताएंगे, इससे कनेक्ट होता है। जब भी सर्किट में करंट होता है ये इस तरह से डिफ्लेक्शन देता है, हम लोग देखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका यूज हम लोग जनरली लेबोरेटरी सिस्टम में करते हैं, लेबोरेटरी में, फिजिक्स लेबोरेटरी में करते हैं। किस लिए? नल पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। अब रही बात कि इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हर कोई भी डिवाइस हो, हर किसी भी डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है जिसपे वो काम करता है। आप देख रहे होंगे इसको, ये कॉइल है, ठीक है ना, और इंसुलेटेड कॉपर वायर है और नंबर ऑफ टर्न, एक के ऊपर एक लिपटा गया है, एक के ऊपर एक लिपटा गया है। ये एक रेक्टेंगल लिए हैं, कोई जरूरी नहीं ये सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल एक नॉन मेटेलिक फ्रेम में, बहुत हल्का फ्रेम में इसको बहुत नंबर ऑफ टर्न्स लिपेटे हैं। और क्या होता है, बोलता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। बस यही सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका। जब करंट कैरिंग, देखिए ये जो एरो दिखा रही है करंट के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो करंट इस तरह से मूव कर रही है। तो बोलता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग coil is kept या current carrying wire is kept in a magnetic field then it experiences what? torque. सिंपल सा प्रिंसिपल है। टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क क्या करता है? रोटेट करता है। देखिए जब भी ये कॉइल पर टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब रही बात इसका कंस्ट्रक्शन का, तो हम लोग देखते हैं ये जो हमारा कॉइल जो लिए हैं, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, अभी हम बताएंगे। ज्यादा फोर्स लगेगा तो टॉर्क ज्यादा क्रिएट करेगा। अब ये देखिए इसके अंदर में एक आयरन कोर रखे हैं। हम लोग जानते हैं आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहां से जो इसको हम लोग सस्पेंड किए हुए हैं कि इसके बीच में 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल पीसेस देख सकते हैं। कर्व है इस तरह से, सिलिंड्रिकल कर्व। अब ये क्या करेगा, चूंकि ये इस तरीके से ये घूमते रहेगा, मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा P, Q, R, S ये इस तरह से घूमते रहेगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा। अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड और इनका जो एरिया हो, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ऑलवेज रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इसलिए इसको यूज किया गया इस तरह का। और ये जो हमारा आयरन दिया है, ये इसके पाथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगे इसके पाथ के लिए और इजी करेगा, कंसंट्रेट करेगा और मैग्नेटिज्म को और ये बढ़ाएगा।
इसलिए हम लोग इस L को लिए हैं आयरन कोर जो इसके अंदर में होता है। अब देखिए इसका एक एंड जो है मिरर लगा हुआ है, ये एक टॉर्सन हेड से होते हुए ये फर्स्ट टर्मिनल बनता है। ये टॉर्सन हेड क्या है? टॉर्सन हेड का यहाँ काम ये है, ये एक स्क्रू जैसा दिखाया गया है, ठीक है ना। इसका काम क्या है कि जो ये हमारा कॉइल है इसके पोजीशन को वो मेंटेन करता है, अगर पोजीशन डेविएट कर मेंटेन करता है। और जब कभी जैसे ये मान लेते हैं कि ये पहले नो करंट पास भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और उसके पहले ही ये क्या है इस तरह से अगर डेविएट होगी यानी जीरो की ओर नहीं है, तो हम लोग इसके हेल्प से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस एरर को हटा सकते हैं और इसको घुमा के हम लोग इस निडल को जीरो में ला सकते हैं। आप देख सकते हैं टॉर्सन हेड का खेल। ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये हल्का भी होता है, इलास्टिक भी होता है, चूंकि ये घूमेगा और बार बार घूमेगा वापस आएगा, बार बार घूमेगा वापस आएगा। जनरल वायर अगर लेंगे, कॉपर लेंगे तो वो टूट सकता है। फिर नीचे क्या है, दूसरा एंड, इस वायर का दूसरा एंड जो है देखिए एस डैश हेयर टाइप वायर है, वो भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ही है। और हम लोग इसका दूसरा एंड को ये टर्मिनल T2 पे लगाए हुए हैं। ये हमारा ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कम थ्योरी देखते हैं। तो वर्किंग कम थ्योरी में क्या है, बोलता है कि व्हेन करंट इज अलाउड, चूंकि ये देखिए पहले ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये भी याद रखना परमानेंट मैग्नेट। ये इस तरह से नॉर्थ पोल को हम लोग बनाए हैं, है ना, कर्व बनाए थे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड करेगा, रेडियल, वो भी रेडियल। तो रेडियल करने से फायदा होगा कि एवरी ओरिएंटेशन में टॉर्क एरिया ऑफ दिस कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह का यूज करते हैं। अब देखिए बोलता है कि when current is allowed through it, then it experiences a maximum torque, and that torque is given by NIAB sin 90 डिग्री हो गई है, मैक्सिमम टॉर्क लिए हैं। NI देखिए A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री, AB। हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल N हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, I हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और एरिया तो बता ही दिए, एरिया ऑफ दिस लूप, बी जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब देखो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही टॉर्क लगेगा, यहाँ फोर्स इस आर्म में लगेगा, इस आर्म में फोर्स लगेगा, ऊपर और नीचे जो लगेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके कारण ये रोटेट करेगा, ठीक है। जब रोटेट करेगा ये डिफ्लेक्शन होगा, मान लेते कि इधर डिफ्लेक्शन दे, इधर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट करेगा। अब जब डिफ्लेक्शन करेगा ये ट्विस्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पर ट्विस्ट क्रिएट होगा। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझें कि अगर हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे अगर फोर्स लगाते हैं लीनियर फोर्स, तो जानते हैं अब इस तरह से ये एक्सपेंड कर जाता है ना, स्ट्रेच हो जाता है। कितना डिस्प्लेसमेंट x। जब हम लोग अप्लाइड फोर्स को हटाते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो वापस आता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसी दौरान ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये हमारा एक कांस्टेंट kx होता है, यानी इसी फोर्स के कारण वो वापस भी आता है। अब होता है सिमिलरली इसी तरह से, जिस तरह यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ जो ये घूमता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम लोग ट्विस्ट कहते हैं, उसको हम लोग अल्फा एंगल से देते हैं। तो बोलता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि जब ये टॉर्क लगता है, अप्लाइड टॉर्क लगता है, जब वो घूमता है, ये घूमता है, उसी दौरान इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्रिएट होता है। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट, इसको हम लोग ट्विस्ट कहेंगे, यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट। जो ये घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, देखिए इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है, ये कांस्टेंट आ गया k अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं कि अगर ये निडल अप्लाइड टॉर्क के कारण यहां आके खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए ना तो ये इधर जा रहा है ना ही इधर आ रहा है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया,
है ना। जैसे कि ये पेन है, अगर ये पेन नीचे नहीं जा रहा थी, इसका वेट जितना है उतना ही बराबर हम लोगों ने अपवार्ड फोर्स लगा के बैलेंस किए हुए हैं। सिमिलरली इस पोजीशन पे वो बैलेंस है, तो देन एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पर हम लोग लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि रिस्टोरिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड टॉर्क। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 अगर हम लोग यूज करते हैं तो के अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा बराबर यहां हो सकता है एन ए बी बाय के एंड आई, ये टोटल टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको फाइनली लिख सकते हैं अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। क्या कहता है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ट्विस्ट, यानी उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये हम लोग को यहां तक क्या हुआ, क्लियर हो गया। ये बहुत ज्यादा क्लियर होगा, हमको लगता है कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्लियर कर रहा है, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, लेस करंट लेस डिफ्लेक्शन। ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी ये इंडिकेट करता है हमारे पास, क्या इंडिकेट करता है कि ये ज्यादा करंट इससे होकर पास कर रहा है। अब थोड़ा सा और आगे भी हम लोग देख सकते हैं, इधर क्या देख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, इस तरह से आई वर्सेस से निकाल सकते हैं कि आई इक्वल टू के बाई एन ए बी अल्फा। देखिए अब ये भी एक कांस्टेंट, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कर सकते हैं या फिगर ऑफ मेरिट भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारा, ठीक ना। अब यहां से ये भी पता चलता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट, यानी जितना ज्यादा ट्विस्ट उतना ज्यादा करंट। ये वेरी सिंपल है और मुझे जहां तक लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर आके ये फिगर ऑफ मेरिट क्या है। बहुत सिंपल है, बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए इक्वेशन 4 से देखा जाए, इक्वेशन 4 से तो ये हमारा क्लियर हो जाता है कि G इक्वल टू आई बाई अल्फा। अगर ऐसा देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट ट्विस्ट, तब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहां एम्पियर पर टर्न, एम्पियर पर टर्न या पर ट्विस्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर पर ट्विस्ट भी लिख सकते हैं। ये कहता है कि ये जो करंट फ्लो करता है, जो ट्विस्ट क्रिएट करता है ना, उसी को हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। सिंपली करंट पर यूनिट ट्विस्ट हम लोग कह सकते हैं फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है ना। अब यहां पर G का वैल्यू जो है हमारा लिख सकते हैं के एन ए बी, ये वाला वैल्यू है हमारा, और ये गैल्वेनोमीटर के लिए ये कांस्टेंट रहता है हमारा ये फैक्टर। और रही बात, ये तो पूरा इसका कहानी खत्म हुआ। इसके बाद सेंसिटिविटी पर आता है। सेंसिटिविटी हमारा क्या है कि सेंसिटिविटी कहते हैं कब मोर सेंसिटिव कहलाता है, बोलता है कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आए करंट में या पोटेंशियल में, सर्किट में, और ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करे तो हम लोग बोलेंगे कि ये मोर सेंसिटिव है। ऐसे भी ये डिवाइस मोर सेंसिटिव डिवाइस कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो टर्म है वो है करंट सेंसिटिविटी, आईएस, करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी है, दूसरा हमारा क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी में हमारे पास क्या है, सीधे सीधे हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी इज, क्या हमारा कहलाएगा, करंट सेंसिटिविटी क्या कहलाएगा कि इट इज द रेशियो ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। अब हमारे पास यहां पर था वैल्यू, हमारे पास क्या, हमारे पास वैल्यू है, देखिए अल्फा का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, हम लोग निकाले थे अभी अल्फा का वैल्यू, यहां से देख सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, एन ए बी आई बाई के। हम लोग यहां पुट कर सकते हैं अल्फा का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एन ए बी आई बाई के इंटू आई। देखिए आई आई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एन ए बी बाई के। यानी जो इसका सेंसिटिविटी है वो हम बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय एरिया, मोस्टली हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और बाय डिक्रीजिंग ये के। व्हाट इज के? के आप जानते थे कि रिस्टोरिंग टॉर्क
में आया था K इज व्हाट रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, इसको कम करके, कम ये कब होगा जब ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम करके हम लोग करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली बहुत सिंपल है, पैनिक नहीं होना चाहिए कि Vs इक्वल टू, ये भी हमारा हो जाएगा ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज। तो ट्विस्ट वोल्टेज मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मतलब इस कॉइल का रेजिस्टेंस। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा का वैल्यू पुट किए थे NAB I बाय K I R, फिर अगेन I कैंसिल और NAB बाय KR लिख सकते थे, इक्वेशन A इक्वेशन B। इसको भी इस टर्म से हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम A एंड B अगर यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर कि ये जो NAB बाय K है उसका वैल्यू क्या है IS, तो VS बराबर क्या हो जाएगा IS बाय R। तो कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसे कहा जाता है कि अगर करंट सेंसिटिविटी अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो या बढ़ रहा है तो क्या ये जरूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े उसका। तो बहुत जन बोल देता है, इससे बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि हाँ करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, लेकिन नहीं, हम लोग को ये देखना है कि करंट सेंसिटिविटी किस टर्म में बढ़ा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म में बढ़ा रहे हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो नो डाउट इसका वायर का लेंथ भी बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब लेंथ बढ़ेगा तो नो डाउट उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो देखिए वोल्टेज में जो N बाई R का जो फैक्टर है ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में अगर करंट सेंसिटिविटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा और रिमेन्स अनचेंज रहेगा। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा जो हमारा कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।